पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से मिलने इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। Very nice to see you. Thank you. Thank you so much. बड़ी मेहरबानी, मेरा भी इश्तियाक था आपसे, मैंने भी आपकी बड़ी खिदमत है पूरे कौम के लिए मुल्क के लिए। बड़े बड़े बाएतमाद साथियों को पीछे छोड़ दिया, क्या जादू जगाया कि इमरान खान ने आपको पार्टी का चेयरमैन बना दिया? वफादारी काम आई या अकल? सोहेल साहब, बेसिकली खान साहब ने जिस तरीके से ये फैसला कर लिया था, टफ सिचुएशंस में थे, साथी नहीं थे, बट मेरा भी खान साहब के साथ एतमाद का और एक कमिटमेंट का एक रिश्ता रहा था। वक्त मेरा बड़ा कम था, बस जितना भी मेरा कम वक्त रहा था वो सारा खान साहब के साथ मेरा रहा था। और ख़ान साहब अक्सर मुझसे आपने देखे होंगे, ट्विटर पे भी देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, तस्वीरें देखी होगी। हमेशा से मैंने उनकी हर बात का बड़ा बरहम रखा है, तो उनका मेरे ऊपर एक इत्मीनान ज़रूर था। और उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी है, ये कभी ग्रुपिंग नहीं करते, सबको साथ लेके चलते हैं। ये वो चीज़ें थी जो खान साहब के जहन में थी, और इसी की वजह से खान साहब ने मुझे सब लोगों पे प्रेफरेंस दिया था, जिसके लिए मैं हमेशा खान साहब का मशकूर रहूँगा। आपके वालिद अब्दुल रऊफ़ खान पहले क़य्यूम लीग से MPA मुंतखब हुए, फिर 1977 में पीपल्स पार्टी से MPA मुंतखब हुए। आपने भी पहले पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, पर 2008 के बाद छोड़ दी, क्यों? आप सही फरमा रहे। मेरे वालिद साहब 1970 में थे, उस वक्त मुस्लिम लीग के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, 77 में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। 2008 में मैंने जो इलेक्शन लड़ा था 410 वोट के करीब मैं हार गया था, उस पे मैं पीपल्स पार्टी से लड़ा था। लेकिन लॉयर्स मूवमेंट के बाद जब गवर्नर रूल लगा तो मैंने एक प्रिंसिपल स्टैंड उस वक्त ले लिया था, और उस प्रिंसिपल स्टैंड बावजूद इसके कि मैंने पार्टी की बात मानी थी, मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया था, जबकि वकीलों का ये कहना था कि हम बॉयकॉट करेंगे। मैंने बॉयकॉट नहीं किया था, मैं पार्टी के प्रिंसिपल पे गया था, बट मैंने गवर्नर रूल पे उनसे इख्तलाफ किया था कि गवर्नर रूल लगाना आवाम की आवाज़ की तौहीन है। और 2009-10 के बाद फिर 2022 तक मेरा सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं रहा था। मैंने पूरा टाइम डेडिकेट किया था अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट पेश हो रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी वकालत और प्रोफेशनल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी लिया, बड़े सारे केसेस भी किए, और फिर मैं उन वकीलों में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुआ इस्लामाबाद के जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे। ये वकालत और प्रोफेशन की बस सस्ते ही वकील हैं हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट के साथ काम करता रहा हूँ। आप चौधरी एतजाज़ हसन के साथ भी मामून रहे, अदलिया तहरीक में भी भरपूर हिस्सा लिया, फिर इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन ये फरमाएं कि आपके सियासी नज़रियात में तब्दीली कब आई? तहरीक इंसाफ की तरफ आपका रुझान कब हुआ? जब मैं 2015 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, और जितने सारे के, तो फर्स्ट टाइम था कि PTI ने मुझे ऑन एंड ऑफ बड़ा देखा था कोर्टों में और इलेक्शन कमीशन में। तो इनके 75 केसेस थे डिफेक्शन वाले, वो सारे के सारे मुझे दिए थे, और मेरा नईमुल हक साहब के साथ राबिता रहता था, तो इसलिए एवर सिंस मैं उनके साथ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेट करता रहता था। लेकिन 2022 में ज़्यादातर असद कैसर साहब की वजह से मैंने पार्टी ज्वाइन की। खान साहब ने जब देखा तो उसी वक्त पहचान लिया कि हम तो मिलते रहते थे उसमें, वकला तहरीक में भी, और खान साहब की पार्टी को मैंने ज्वाइन की खान साहब के विजन के पीछे। आप बाहर पढ़े, पहले बरतानिया में तालीम हासिल की, फिर अमेरिका में तालीम हासिल की, वहाँ से आपने वहाँ के सियासी निज़ाम के बारे में क्या सीखा, और यहाँ और उसके निज़ाम में क्या फ़र्क है? सही फरमा रहे सोहेल साहब। मैं जब सम टाइम देखता हूँ पाकिस्तान की सियासत को, तो यहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, नुइसेंस वैल्यू की भी एक वैल्यू बन गई, और आवाज़ को उठाना, गालम गलोच की तरफ जाना, ऐसे गुफ्तगू करना जो मुनासिब ही नहीं होता। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेट लोग करते हैं इस पे कि जी मेरे पास पैसे और कॉन्टेक्ट्स की सियासत पे बड़ा बिलीव करते हैं, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ लोग बड़े प्राउडली कहते हैं मेरा वालिद साहब बेकरी में काम करते थे, अब मैं इस मुकाम पे हूँ, मैं तो फिर यहाँ से जाता हूँ तो मैं वेटर का काम करता हूँ, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। और हमारा ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर बिल्कुल उससे डिफरेंट है, जिस पे बड़ा अफसोस होता है लोगों को। अदरवाइज़ हमारे यहाँ बड़े कमिटेड लोग हैं, लेकिन ये कल्चर अब स्लोली ग्रेजुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म कर रही है।
ہم میں جس طرح میں اس کے زندہ مثال ہوں. میں ایک عام ورکر ہوں, چیئرمین کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اور جب میں چیئرمین بنا تو آپ نے پڑھا ہوگا ہندوستان ٹائمز اور انڈیا ٹوڈے نے لکھا کہ 100 سالوں میں اس قسم کا کوئی پارٹی کا چیئرمین نہیں بنا تھا جس طریقے سے میں بنا ہوں. تنقید کرنے والے تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو پارٹی کا چیئرمین تو بنا دیا ہے مگر اختیار نہیں دیے. دیکھیے صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اختیار کا یہ ہے کہ خان صاحب ہی چیئرمین تھے, خان صاحب چیئرمین ہیں اور وہی چیئرمین رہیں گے, اور لوگ کوشش یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے اس کا سبسٹیچیوٹ سمجھے یا مجھے اس کا کمپیٹیٹر سمجھے یا مجھے یہ سمجھے کہ جی ایز امریکن پریزیڈنٹ یو سے کہ جی آئی ایم ٹیکنگ بیک دا پاور اینڈ وی سے کہ دیٹ ول نیور ہیپن. یہ کبھی نہیں ہوگا. میں خان صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے کام کروں گا, تب تک کروں گا جب تک وہ باہر نہیں نکلتے, اور میں کہوں گا جو بھی کوئی فیصلہ ہم کریں گے وہ خان صاحب ہی کے مطابق ہوں گے. یہ اکثر مخالفین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے فیصلے کریں, جو میں یہ کہتا ہوں نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. تحریک انصاف کا لہجہ عموماً جارحانہ اور تیز ہے, آپ کا لہجہ بہت دھیما اور نرم ہے, تو کیا یہ جو تضاد ہے یہ آپ کی ورکنگ میں مسائل تو پیدا نہیں کرتا؟ سم ٹائم تو مسائل تو پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن میں سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوں, اور میرے پارٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ کچھ میں ہوگا ایگریشن, لیکن موسٹلی بڑے سافٹ سپوکن ہیں. عمر ایوب صاحب کو دیکھے, شبلی صاحب کو دیکھے, اسد کیسر صاحب کو دیکھے, آتش رام لوگوں کو دیکھے, ہمارے باقی میں نے اس کو دیکھے. ایگریشن ایک الگ چیز ہے اور اسرٹیو ایک الگ چیز ہے. ہم بھی اسمبلی میں سم ٹائم اسرٹیو ہو جاتے ہیں, اپنے نظریے پہ ڈٹنا, اس کا ذکر کرنا, اسرٹیو ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے. سسٹم میں جب آپ رہتے ہیں تو سم ٹائم یہ ضروری ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ورکنگ دا سسٹم دین چینجنگ دا سسٹم, اور یہ بھی نہیں ہوتا سیاست میں کہ یور وے اور مائی وے, سم ٹائم اٹ ہیز ٹو بی دا مڈل وے. ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ایک بحران ہے, ڈیڈ لاک ہے. دو جو بڑے فریق ہیں تحریک انصاف اور فوج, دونوں میں لچک نظر نہیں آتی, تو راستہ کیسے نکلے گا؟ ہم میں تو بڑا لچک ہے اور ہم نے لچک کا اظہار کیا. میں نے تو بارہا کہا ہے, خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے, ڈائلاگ کی بھی بات کی ہے, آگے بڑھنے کی بھی بات کی ہے, دھرنے کا آواز نہیں دیا ہم نے, بوائیکاٹ کی طرف نہیں چلے گئے, ریزگنیشن کی طرف نہیں جائیں گے. اسمبلی میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اسپیس نہیں دی جا رہی. اسمبلی میں بھی پوائنٹ آف آرڈر کا موقع نہیں ملتا, موقع ملے تو کم بولنے کی اجازت ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں 2019 میں 250 ایم این اے نے بجٹ سپیچ میں تقریر کر دی تھی, 250 ایم این اے نے, اور پورا سیشن چلا جو کچھ بولے. اس مرتبہ ہمارے سارے ایم این اے نہیں بول سکے اور بڑے کم دنوں میں انہوں نے کلوز اپ کروایا. تو اگر آپ اسمبلی کی فورم پہ بات نہیں کرنے دیں گے تو کبھی راستہ نہیں نکلے گا. اسمبلی از دا ون اینڈ دا اونلی فورم. اگر آپ نے کوئی آپریشن بھی کرنا ہے ملٹری, دا فرسٹ تھنگ از دس پارلیمنٹ. آپ پارلیمنٹ میں لائیں بجائے اس کے کہ جی آپ کسی اور فورم سے فیصلے کروا لیں. پارلیمنٹ پہلا فورم ہے جو آپ وہاں ڈسکس کروائے, آپ ان کو ان کیمرہ بریفنگ دیں. تو اگر پارلیمنٹ میں چیزیں آئیں گی تو راستے نکلیں گے, پارلیمنٹ میں چیزیں نہیں آئیں گی تو راستے نہیں نکلیں گے. بیٹے اور بھتیجے کے ہمراہ ناشتہ کیا. The best thing about him is he's consistent in his effort and بڑے workaholic ہے. Yes, never took a Sunday off, never. اوکے. مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ آفیسز میں سنڈیز بھی چھٹی ہوتی ہے. مجھے لگا سنڈے سیٹرڈے از اونلی فار اسکول. کیونکہ آپ کے سامنے کبھی انہوں نے چھٹی نہیں کی تھی؟ نہیں, never, not once. ایز اے فیملی مین کیسے؟ سخت ہے. نہیں اسٹرکٹ تو ظاہر بات ہے, ڈسپلن تو ایوری پیرنٹ کو کرنی چاہیے, لیکن ان اے وے اسٹرکٹنیس نہیں, بالکل نہیں. فیملی ٹرپس پہ جاتے ہیں, باقی لاہور از ون آف آور فیوریٹ ڈیسٹینیشن فیملی ٹرپس کے لیے. یس, سو اسٹرکٹ ہے, کوئی خاص وہ نہیں. اور خامی کیا ہے ان کی؟ شارٹ ٹیمپرڈ ہے. یس, سارے پٹانے ہوتے ہیں. یس, غصہ جلدی آتی کبھی بھی بات ہو. ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کو آتا ہی نہیں ہے. نہیں ایسے کبھی کبھی کوئی اسٹوپڈ بات ہو جائے, حرکتیں ہو جائے, اس پہ تو ہر ایک غصہ. بیرسٹر گور صاحب آپ کے چچا ہیں, ایز اے فیملی مین, ایز اے پولیٹیشین, کیسے ہیں یہ؟ He's a role model for me. I always try to follow into his footsteps.
पॉलिटिक्स वकालत ये सारा कुछ इकट्ठे चलाना मुश्किल होता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी भी है बुनेर वाली। अल्लाह की ज़ात है, वो एनर्जी दें आपको तो आप सब कुछ कर लेते हैं। नथिंग इज़, जब आप हार्ड वर्किंग हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आपका सेटअप क्या है, जॉइंट फैमिली सेटअप है, कैसे वहाँ पे बुनेर में यहाँ पे कैसे सेटअप है? सर हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अंकल तो यहाँ पे होते हैं लेकिन हम वहाँ घर पे सारे एक साथ होते हैं। बड़े चाचू जो हैं वो कुछ काम कर रहे होते हैं, अब्बू बिजनेसेस देख रहे होते हैं, छोटे चाचू जो हैं वो अब्बू के साथ बिजनेसेस साथ देख रहे होते हैं। वो भी कौन से बिजनेसेस हैं? सर हमारे पेट्रोल पंप्स वगैरह, फैक्ट्रीज़ हैं, स्कूल्स एंड ऑल दैट, हॉस्पिटल भी है। इधर तो मैं होता हूँ, मेरा बेटा एक ये छोटा है, दूसरा वो गया हुआ है, जिनेवा गया हुआ है विज़िट के लिए। मिसेज होती है। आई विश हमारे ट्रेडिशन ना होते तो शायद वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी होती। अरेंज मैरिजेस में यही तो होता है जी के, और हमारे अपने ट्रेडिशन से कुछ। हाँ जी। घर से निकलते वक्त रोज़ाना नफल पढ़ते हैं। बैरिस्टर साहब, खुशहाल घराने में आपने आंख खोली, बाहर तालीम हासिल की, लेकिन ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त तो देखा होगा। हाँ, मुश्किल वक्त बड़े देखे हैं, और मुश्किल वक्त सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसा है या आपके पास सेहत है। सम टाइम आ जाता है, हमारी रिवायत होती है, मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त बीमार हो गए, और मेरे वालिद साहब ऐसे वक्त में उनकी डेथ हो गई जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था, तो उस वक्त उनकी तो नेचुरल डेथ हो गई थी, इस्लामाबाद में डेथ हो गई थी। लेकिन जब वापस हम लेके जा रहे थे तो चूँकि तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू था बुनेर में, तो इसलिए ये एक मुश्किल वक्त था उसकी बाड़ी को भी ले जाने वक्त में, तो ये एक दुख ज़िंदगी भर रहेगा। बैरिस्टर साहब, सियासत में तो आम तासुर है कि झूठ बहुत है, तो आप क्या वकालत में भी ज़ाहिर है बाज़ औक़ात आपका जो जिसकी आप मौक्कल जो है बाज़ औक़ात वो मुल्ज़म भी होता है, लेकिन आप उसकी सफाई दे रहे होते हैं, तो आप सच झूठ में कैसे तमीज़ करते हैं? वो एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का बड़ा ही साहब वाकई एक परसेप्शन बढ़ गया कि आपने झूठ ही बोलना है, लेकिन मैं समझता हूँ झूठ के बग़ैर भी काम चल जाता है और झूठ बोलना चाहिए भी नहीं। जिस तरीके से जमहूरियत में सिविलाइज वर्ल्ड में कभी झूठ बोल के सियासत नहीं की जाती, सियासत अवामी खिदमत का नाम है और ऐसे होना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो बड़े कब्ज़ा किए बैठे हैं, वही झूठ बोलते हैं। इंशाल्लाह स्लोली ग्रेजुअली ये ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह आप स्मार्ट थे, बाहर पढ़ के आए थे, शादी वालदैन की मर्ज़ी से कर ली या लव मैरिज की? नहीं, शादी मैंने वालदैन की मर्ज़ी से की। जब मैं लंदन जा रहा था उससे पहले मेरी कज़न से बेसिकली मेरी शादी हुई है, मेरे मामू की बेटी है, सबसे छोटे मामू की, और ये मेरी वालदा की एक पसंद थी, तो मैंने पसंद किया हुआ था और मैंने कहा था बिल्कुल मुझे एक्सेप्टेबल है। कप्तान को तो वहाँ जो था अफरंगी हुसन पसंद आया था, क्या आपको मेमें पसंद नहीं आई? मैं सोहेल साहब बड़ा कमिटेड रहा अपने वर्क के साथ, काम के साथ और स्टडी के साथ, और जब मैं स्टडी के लिए गया तो मैं जापान चला गया, बेल्जियम चला गया, जर्मनी चला गया, अमेरिका, कनाडा, इस तरह घूमता रहा। वापस पाकिस्तान नहीं आया था जब तक मैंने स्टडी कंप्लीट नहीं की थी। इवन जब मैंने LLB ऑनर्स किया, फिर बार किया, इसी दौरान अमेरिका गया, जॉर्जिया से मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में डिप्लोमा किया, फिर मैंने मास्टर किया टैक्सेशन में, और जब वापस आया तब तक मैं पाकिस्तान नहीं आया था। तो ये इसी दौरान लगा, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस अपने स्टडी पे रहा, बाकी तरफ नहीं आके लगी। बैरिस्टर साहब, कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी जायदाद है? आपने बताया कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले वकीलों में हैं, तो कितनी अब तक जायदाद है, कितना टैक्स देते हैं? मैं जायदाद जितनी भी मेरी थी तो वो इनहेरिटेड है। मैंने लाहौर में या इस्लामाबाद में मेरी प्रॉपर्टी ख़रीदी है अपने वकालत से और प्रोफेशनल से, और मैं जो कह रहा हूँ मैं ज़्यादा टैक्स देने वाले वकीलों में हूँ, ना कि यह कि मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देता हूँ, लेकिन मेहनत कर तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र औक़ात अच्छा है। कितना ख़र्चा हो जाता है? अब तो आप सियासत में भी हैं, PTI के चेयरमैन भी हैं, तो ख़र्चे तो बढ़ गए होंगे। ख़र्चे ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, बच्चे बाहर मुल्क में पढ़ते हैं, और फिर यहाँ भी आपके महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, काम शाम, तो ख़र्चे तो बहुत बढ़ गए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पहुंचे। मीटिंग रूम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन से मुलाकात की। मखसूस नशस्तों वाली इन खवातीन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हम उम्मीद है आज की हियरिंग हो जाए, अगर हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारी हमारी सुनीला रोज भी है और बाकी भी है, सब इंशाल्लाह ताला जब डिस्कस करेंगे तो जैसे भी अपने दफ्तर में आए। 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में पार्टी ने अंदाज़ा तो लगाया होगा कि कुल कितने वोट पड़े और मजमूई वोट कितने थे। पाकिस्तान में वड़ाइश साहब टोटल जो रजिस्टर्ड वोट है 22 करोड़ आवाम में से वो हैं 12 करोड़ 80 लाख। इस 12 करोड़ 80 लाख लोगों में से 6 करोड़ इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक 6 करोड़ लोगों ने इस जनरल इलेक्शन में वोट दिया, और जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है वो 175, उसमें से 167 ने वन वे द अदर इलेक्शन में हिस्सा लिया। इन 6 करोड़ रजिस्टर जो पोल वोट है उनमें से 3 करोड़ वोट 167 पॉलिटिकल पार्टी ने लिए और 3 करोड़ वोट अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जनरल इलेक्शन में 3 करोड़ वोट मिला। अगर आपके आदादो शुमार दुरुस्त हैं तो आपके मुताबिक आपको कौमी असम्बली में कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी? हमें नेशनल असम्बली की 180 सीटें मिली, जो इस वक्त हम 91 के साथ बैठे हैं, और हकीकतन हमारे पास 180 नेशनल असम्बली की सीटें, ये हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है, मेरे पास उसके फॉर्म 45 मौजूद है। ये हुआ ये है कि जो वोट पोल हुआ है पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन से जाके इसको काउंट हुआ है, रिटर्निंग अफसरान के पास जिस वक्त आया वहाँ रिजल्ट चेंज हुआ है। क्या जिन सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके और आपका ख्याल है कि उन्हें कामयाब होना चाहिए था, क्या उन सब सीटों पर इलेक्शन कमीशन में अपीलें पिटिशन्स दायर हो चुकी हैं, और क्या उनके फॉर्म 45 और 47 मौजूद हैं? हमारे सब के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, और फॉर्म 45 हमारे पास सिर्फ वो नहीं मौजूद कि जो हम कह रहे हैं ये हमारे हैं, हमारे बेक कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है उनके पास है। हमारे पास वो भी फॉर्म 45 मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी को मिले थे, PMLA जमात इस्लामी को मिले थे, तहरीक लब्बैक को मिले हैं, उन लोगों को भी फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक हमने अपना डेटा फाइल किया है। और यस, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म 45 की जीते हुए थे बट दूसरी तरफ उनको हरवाया गया, वो सारे कमीशन जा चुके हैं, ट्रिब्यूनलों में जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने लॉ चेंज किया कि अपनी मर्ज़ी के ऐसे ट्रिब्यूनल भी बना सकता है जिसमें ये रिटायर्ड जजों को भी रख सकता है, और उसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसले हैं उनके मुताबिक जो वोटों के थैले हैं वो खुल नहीं सकते, और सिर्फ जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है शीट पर सिर्फ उसी पे फैसला होगा। क्या वाकई ऐसा है? यस, जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है तो उनको खोले जा सकते हैं। अच्छा। अभी जो है वो इसकी भी बात नहीं है कि वो थैले खोले और देखें। हाँ। वो उसकी बात सिंपल ये है कि जब रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन पे, अगर एक कंस्टिट्यूंसी में 300 पोलिंग स्टेशन में 300 प्रिजाइडिंग अफसरान ने एक फॉर्म वज़ा करके लिखा कि ये मेरे पास यहाँ रिजल्ट काउंट हुआ है, वो उस रिजल्ट को जब देखता है, उस रिजल्ट को उसको टैली करके रिटर्निंग अफसर फाइनल रिजल्ट बनाता है। हम कहते हैं वो रिजल्ट निकालो जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाया है, उसको टैली करके रिजल्ट बनाओ, हम एक्सेप्टेबल। अक्सर अखबारों में आ जाता है कि पार्टी के अंदर बड़ी ग्रुपिंग है। पार्टी की तंजीम किस हद तक हो चुकी है, ज़िले के लेवल पर, तहसील की लेवल पर, सेंटर लेवल पर? जहाँ तक इख्तिलाफ़ात का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ है, और पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ राय ज़रूर पाता है, और इख्तिलाफ़ राय पाना जमहूरियत का एक हुस्न है। हम कोई डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है, हम किंग पार्टी नहीं है। मैं कभी नहीं करता जब हिट कर रहा होता कोर कमेटी को कि आप बोलें, आप ना बोलें, या ये कि आप एक हर सर्टन पॉइंट पे नहीं बोल सकते। किसी को शट अप कॉल नहीं देते, हर एक का कहना है कि जो चाहे वो अपना ओपिनियन दे दे, और
پارٹی جو ہے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہے, کنسنسس سے وہ فیصلہ کر لیتی ہے, اور جس وقت وہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں وہ خان صاحب کی اپروول اور اس کے کنسنٹ کے ساتھ اور اس کے بیکنگ کے ساتھ ہوتا ہے. جس وقت ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں دیٹ از دا ڈیسیجن. ہماری جو سینٹرل ہے پارٹی کی, ہماری 2 ٹائر کی ہوتی ہے, ایک چیئرمین اور سینٹرل جس میں سیکرٹری جنرل اور ساری صوبوں سے ہمارے نمائندگان شامل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے 4 صوبوں کی تنظیمیں. ہم نے پہلے ایک الیکشن کیا تھا 2 دسمبر کو جو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا, پھر دوسرا الیکشن ہم نے کر دیا تھا 3 مارچ کو جس کے ابھی الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا. اس کے مطابق ہم نے سینٹرل پارٹی کے الیکشن کروائے, 4 صوبوں کے الیکشن کروائے, اور پنجاب میں جو ہماری زیریں تنظیمیں تھیں وہ پہلے سے ہم فعال کر چکے تھے, لیکن ابھی سلولی گریجولی چونکہ سچویشن چینج ہوتا جاتا ہے تو اب ہم لگے ہوئے ہیں اور تنظیم سازی کر رہے ہیں اپنے پارٹی کے اندر. کانفرنس روم میں آئے, 7 سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن بھی تھے. رؤوف صاحب کا بہت بڑا ایک رول ہے جو پلے کرتے رہے, اور مجھے چلانے والا یہاں اکیلے میں ہوتا ہوں. انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے, سارے بریف کرنا, نیریٹو سیٹ کرنا, اس کو دیکھنا اور ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنا, ان کا بڑا ایک رول ہے. آفس کے میڈیا سینٹر کا دورہ کیا. میڈم یہی کہتے ہیں نا کہ اظہاری یکجہتی ہو ان کے ساتھ. میڈیا پہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میڈیا جب آزاد ہو, چاہے وہ سوشل ہے دوسرا ہے, تو ایک میسج آ جاتا ہے, اور مختلف وائسز جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اس سے آزادی بنتی ہے. زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ آپ کو کب پیش آیا؟ خان صاحب کی کنوکشن ہوئی اور خان صاحب جیل گئے. بیکاز دس واز ان ایکسپیکٹڈ. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا, لیکن ابرپٹلی جس طریقے سے تھا تو یہ ایک مشکل وقت تھا کہ سوچ رہے تھے کہ اگر خان صاحب جیل چلے جائیں تو پارٹی کو کیسے فعال رکھیں گے, لوگوں کو کیسے کنٹرول ہوگا. یہ ایک بڑا ٹف ٹائم تھا, لیکن اللہ کے رحم سے بڑا خوش اسلوبی سے گزرا یہ وقت. برس صاحب, دنیا بھر میں آپ گھومے ہیں, کون سا ملک سب سے زیادہ پسند آیا اور کہاں کا حسن سب سے زیادہ پسند آیا؟ ممالک میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند آیا وہ جاپان پسند آیا, اور حسن obviously مختلف ممالک میں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ لندن میں بڑا اچھا حسن ہے, گوروں میں بڑا حسن ہے. برس صاحب, گوروں کے حسن میں کیا چیز اچھی لگی آپ کو؟ کہ بڑائی صاحب میں سمجھتا ہوں حسن زیادہ تر ہے کہ حیادار ہو, اچھا ہو, اور اچھے اخلاق ہو, حیا والے ہوں, تو اس لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے حسن یہی ہے. میرے صاحب, سیاست ظاہر ہے, سیاست میں جب بندہ آتا ہے تو یہ بھی سوچتا ہے کہ میں وزیر بنوں, میں وزیر اعظم بنوں, میں کچھ نہ کچھ عہدہ حاصل کروں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عہدہ حاصل کر کے آپ ملک کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں؟ بڑا صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھے خان صاحب نے کہا تو خان صاحب کے الفاظ یہ تھے, جس وقت ان کو کہا گیا کہ چیئرمین کس کو بنانا ہے, تو خان صاحب نے میرے طرف اشارہ کر کے کہا جو میں زندگی بھر یاد رکھوں گا, وہ یہ تھا کہ یہ میرا جانشین ہے. یہ بڑی بات ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آل آف اے سڈن ایک زیرو سے ملین پہ آیا ہوں, دیٹ از انف فار می. اب میں خان صاحب ہی کے ساتھ رہوں گا, وہ جس حالت میں بھی ہو اسی کے ساتھ میں نے باقی وقت گزارنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں عوامی خدمت کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس ایک خاص قسم کا عہدہ ہو, البتہ عوامی خدمت کا یہی تاثر ہے کہ جی آپ کوئی الیکشن ضرور لڑے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, قانون میں بڑائی صاحب ہم نے بڑی تبدیلیاں کرنی لازم ہے اگر ہم نے پالیٹکس کو عوامی سیاست بنانا ہے. مثلا کیا تبدیلی کریں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ بار بار ایک سیٹ پہ بیٹھے, وہ پارٹی کا چیئرمین بار بار بنے, وہ صدر بنے, وہ عہدے رکھے, وہ بار بار ایم این اے بنے, بار بار سینیٹر بنے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے تاکہ نئے لوگ آ جائیں اور ان کو یہ عہدے ملے اور وہ عوامی خدمت کریں. تو آپ کا خیال ہے کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ سے زیادہ پرائم منسٹری نہیں ہونی چاہیے, ایم این اے نہیں ہونے چاہیے, یا اسی طرح نیچے وزیر نہیں ہونے چاہیے؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ 2 مرتبہ سے زیادہ ایم این اے نہ ہو, 2 ٹائم کنزیکٹیو سے زیادہ سینیٹر نہ بنے, 2 ٹائم کنزیکٹیو سے آپ چیئرمین نہ بنے, 2 ٹائم کنزیکٹیو سے جو آپ پریزیڈنٹ پارٹی کے نہ بنے. امریکہ ایکسیپشن اس لیے ہے, وہاں کچھ ایسے سینیٹرز ہیں جو آلموسٹ 6 مرتبہ ہوئے ہیں, لیکن وہاں بہت سپریشن آف پاور ہے. لیجسلیچر بھی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے.
اور وزراء جو ہے ایگزیکٹو یہ ڈفرینٹ ہے، اس لیے وہاں چلے تو چل سکتا ہے، ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے کہ اس پہ لمیٹیشنز ہوں۔ قومی اسمبلی پہنچے، پی ٹی آئی کے ایم این اے سے ملاقات کی، شدید گرمی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور سینئر قیادت نے شرکت کی۔ پارٹی عہدیداروں کے ہمراہ میڈیا ٹاک کی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی میٹنگ کی۔ آپ سارے ساتھی بہترین بولے ہیں اور ابھی بھی آپ کو چانس ملے گا کیونکہ ابھی بھی کا موشن ہے، سینٹ کی ریکمنڈیشن ہو گئی ہے، ابھی کا موشن ہے، اس میں بھی آپ بولیے گا، آپ کو اسائن کی جائے گی منسٹریز کہ کس کس میں ہم نے بولنی ہے اور بالکل ٹو دا پوائنٹ آپ بولیے گا۔ بہت شکریہ۔ ہم نے یہ بلایا اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری ایکچوئل جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ وہی ہے جو فارم 45 پہ یہ سارے ہمارے ایم این اے صاحبان جو جیتے ہوئے ہیں اور جن کو ہروایا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں پبلک کا ایک ہی رائٹ ہوتا ہے، وہ ووٹ دینے کا۔ پارٹی قیادت نے آئندہ لائحہ عمل کے حوالے سے میٹنگ کی۔ پارلیمنٹ کے اندر ہی جلدی ورکنگ لنچ کیا۔ ایوان میں آئے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نومبر 2023 میں سی سی آئی نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی اپروول دی ہے۔ بجٹ سیشن میں تقریر کی، پی آئی اے کی نجکاری پر اعتراضات اٹھائے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سٹیل مل کے کیس میں، لیکن خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ پیرامیٹر سیٹ کیے تھے کہ کوئی بھی فیصلہ سی سی آئی کا ہو، ان ایسٹس کا بھی، تو وہ پالیسی ڈیسیجن کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں لے سکتی۔ شام کے وقت گھر واپس پہنچے۔ شام کی چائے پی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ وکلاء گروپ جو ہے وہ تحریک انصاف پر قابض ہو چکا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جس وقت خان صاحب جیل چلے گئے اور جس وقت خاص کر مئی 9 کے بعد جس طرح لیڈرشپ یا ہائیڈنگ میں چلی گئی یا وہ اریسٹ ہو گئے زیادہ تر اور ان کے خلاف کیس پہ کیس بنتے جا رہے تھے، اس وقت ایسا نہیں تھا، لیکن ہماری آئی ایل ایف اور باقی وکلاء جو تھے وہ زیادہ ایکٹیو تھے، وہ نکل آئے، لیکن ابویسلی کسی نے تو کرنا تھا، سنبھالنا تھا بھاگ دوڑ، تو وکلاء آ گئے، انہوں نے ایک رول ضرور پلے کیا، لیکن کوئی بھی نہیں، ابھی بھی ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ میں زیادہ تر وکیل نہیں ہے، وہی لیڈرشپ ہے جو پہلے بھی تھی، وہ اگر ہائیڈنگ میں بھی تھی تو وہاں سے اپریٹ کرتی تھی اور وہاں سے ہمارا زوم میٹنگ ہوا کرتا تھا، زوم میٹنگ میں سارا ڈسکس کیا تھا، تو ایک فریکشن آف لائرز ہے، باقی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس پارٹی میں وکلاء کا زیادہ رول بڑھ جائے تو زیادہ تر فیصلے سیاسی نہیں
अदालती रोशनी में किए जाते हैं? पहली बात तो ये है कि इतने ज़्यादा हमारे पास वकला नहीं है कि वो हो जाए, लेकिन फैसले हमेशा सियासी होने चाहिए, अदालतों के थ्रू नहीं होना चाहिए। इसका एक हल तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑल टुगेदर ए डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि ये बड़ी ज़ेर ताब रही है। और ये ज़ेर ताब सिर्फ ये नहीं है कि 9 मई की बात है, अगर पहले भी देखें आप 18 मार्च की मिसाल उठा लें, जिस तरीके से खान साहब आए और जिस तरीके से कम्प्लेक्स में जा रहे थे और जिस तरीके से लोगों ने रास्ते रोक लिए, वहाँ जो फोर्सेस के लोग आए थे और वहाँ मौजूद थे, तो इससे यही अंदाज़ा था कि बाय ऑल मीन्स ये कोशिश की जा रही थी कि वो उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल में रखा जाए, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसके पार्टी को डिसमेंटल करे। सो एक डैमेज जो है दैट इज़ एक्चुअली बीइंग कॉज टू द PTI। तो स्ट्रगल ही ऐसी थी। सियासी फ़ैसले होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर सियासी हुकूमत किसी के कहने पे ही आपके ख़िलाफ़ 200 फैसले बनाएं तो फिर मजबूरी हो जाती है कि फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ही करे। लेकिन हमें तो अदलिया से जो उम्मीदें बड़ी वाबस्ता रही है, लेकिन नाकामी उसी में हुई है क्योंकि मायूसी हुई है इसको। पार्टी के लोग जो मकबूल होते हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, पार्टी में एक डिसिप्लिन का होना हर सूरत लाजिम है, और पार्टी में मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी है, कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी लीगल कमेटीज़ है। डिसीजन लिए जाते हैं बाय कंसेंसस और ख़ान साहब की अप्रूवल और उसकी कंसेंट के साथ। जब हम किसी मैटर को डिस्कस करते हैं तो पूरी पार्टी में हमारा कोई बिहेवियर डिक्टेटोरियल नहीं है कि किसी को रोके टोके, वो बोले अपने राय का इजहार करे, तो अपनी राय का इजहार ज़रूरी है। लेकिन जब पार्टी उस पर डिलिब्रेट करके एक डिसीजन आ जाए तो फिर मेजॉरिटी का कंसेंसस प्रिवेल करता है और वही पार्टी का डिसीजन होता है। हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि जब एक मरतबा पार्टी अपना नैरेटिव दे दे, फिर किसी का राइट नहीं है कि उसके इख्तिलाफ़ करे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आन नाब कोई इख्तिलाफ़ करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सम तरीके से उनको डिसिप्लिन करे, ताकि पार्टी का डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और पार्टी का नैरेटिव पे भी बुरा असर ना पड़े। ये फरमाएं कि जी क्या ये सच है कि सोशल मीडिया PTI के कंट्रोल में नहीं है और बाज़ PTI के लोग आपकी मर्ज़ी के बग़ैर, आपकी क़यादत की मर्ज़ी के बग़ैर भी अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं? देखो, सोशल मीडिया जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो वो आलमोस्ट 95% ऐसा है कि वो सारे वॉलंटियर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 5% सारे टोटल ऐसे लोग होंगे जिनको पे किया जाता है या उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अदरवाइज़ ये सारे वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर्स में से बड़े अच्छे काम किए और बहुत अच्छे हरावल दस्तर के तौर पे काम किया है। जब सारी लीडरशिप इन हाइडिंग थी, जब लीडरशिप बाहर थी, तो इन लोगों ने बड़े वर्चुअल जलसे करवाए हैं, इन लोगों ने बड़ा काम किया है, इन लोगों को तारुफ करवाया है अपने निशानात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वेबसाइट है वो आज भी आप VPN के बग़ैर नहीं देख सकते, और आज भी उस पर जब भी एक वेबसाइट बनता था और उस पर हम देते थे कि ये टिकट्स है, उसको बैन किया जाता था और उस पर कोई समहाउ उसको डाउन किया जाता था, फिर हमारे सोशल मीडिया वाले कुछ और लगाते थे। तो उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन ज़्यादातर हमारे वॉलंटियर्स हैं। आपके मुखालफों में भी ये तासुर है कि भाई दुश्मनाम है, गाली है, इल्ज़ामात हैं, तो आपको पार्टी की क़यादत को इस हवाले से भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। होता यह है कि बड़ाई साहब, मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया और मीडिया का एज अ होल बड़ा अच्छा रोल है। वो चाहे नेगेटिव रोल प्ले करे, पॉजिटिव रोल प्ले करे, लेकिन एक अच्छा रोल प्ले करे और हर का एक दूसरा रुख जो आवाम को दिखाना होता है वो भी उनको दिखाएं। और एग्रेशन वैसी भी सियासत में बढ़ गया है, एग्रेशन पे काबू पाने चाहिए, लेकिन हम कोशिश ज़रूर ये करते हैं कि हमारी जो भी पार्टी की पॉलिसी हो वो एक नैरेटिव सेटअप हो और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू हम पब्लिश कर दें, और उसके थ्रू फिर आप आगे हमारी जो सोशल मीडिया है वो आगे उसको बढ़ा देती है। तो कोशिश हम ज़रूर करते हैं। फ़ारग वक्त में मौसीकी से दिल बहलाते हैं, कव्वाली पसंद है, गाने पसंद हैं, कौन सा गुलकार अच्छा लगता है? म्यूज़िक तो बड़ा पसंद है। म्यूज़िक ज़्यादातर अमेरिकन म्यूज़िक मैंने वो किया है, बहुत कम ही कोई कव्वाली वगैरह सुना है। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़्यादातर जब मैं करता हूँ तो मुझे शौक़ है कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ ज़्यादा देखूँ, तो हर किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ ज़्यादा। फिल्में देखते हैं? फिल्म ही देखता हूँ। तो कौन एक्टर पसंद है? मैंने कभी हॉलीवुड की अलावा जिस तरह इंडिया किया तो मैंने इंडियन मूवी कभी नहीं देखी। अच्छा, सिर्फ हॉलीवुड? सिर्फ हॉलीवुड में मूवी देखी है और मैं नहीं समझता, मुझे तो याद कौन सी अदाकारा पसंद है?
یہ تو کوئی پرسنل سی بات ہے، لیکن لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہاں بھی لوگوں کی پسند تو ہوتی ہے. ہاں پسند تو ہوتی رہتی، لیکن زیادہ جو میں مووی دیکھتا ہوں وہ ایسی موویز ہوتی ہے کہ اس میں ایکشن موویز ہو، جس طرح ٹام کروز کی ہو، باقی ہو اس قسم کی موویز. نہیں تو ایکٹرس بھی بتائیں نا کون سی پسندیدہ ہے. سر اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے.